नमस्कार। एमसीयू रीवा से प्रसारित हमारे विशेष प्रोग्राम डिजिटल ज्ञान में आप सभी का मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं। आज हम डिजिटल साक्षरता पे बात करेंगे। आज का दौर डिजिटल दौर है। सारे लोग मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं। 5G सबके पास है और आज की ये जो चर्चा और परिचर्चा होने वाली है, ये खास तौर पे जो सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी है। मेरे साथ कनिष्क तिवारी जी यहाँ पे मौजूद हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर आप हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर डिजिटल लिटरेसी क्या है, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और इस समय में जहाँ पे साइबर अपराध अपने चरम पे है, वहाँ पे कैसे अपने इस मोबाइल फोन को, इस पर्सनल डिवाइस को बेहतर बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। निश्चित तौर पर डिजिटल ज्ञान उतना ही जरूरी है जैसे आज हम हवा या ऑक्सीजन की जैसे हमें ज़रूरत है, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है इस देश में और लगभग 90 करोड़ यूज़र्स हैं जिनके हाथों में मोबाइल है। ये लगभग का डाटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये है कि इस देश में साक्षरता यदि देखा जाए तो साक्षरता का पैमाना है कि यदि किसी से दस्तखत करते आ रही है और वो किताबों का वाचन कर ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं तो उन्हें हम साक्षर मानते हैं। और उसका भी लगभग औसत यदि देखा जाए तो 60 से 70% एक साक्षरता की दर हमारे देश में है। लेकिन सबसे बड़ा उस दौर का चैलेंज है प्रियांशु जी कि जिस विषय वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चलता फिरता ये एटम बॉम्ब है। यदि आप थोड़ी सी एक छोटी सी परिभाषा देखें तो ये चलता फिरता एटम बॉम्ब है। इसके बारे में ना जानना हमें कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकता है। कोई ऐसे गलत काम हमसे हो जाते हैं जो कहते हैं ना, 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। पहली होती है मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन और तीसरी माल इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन में प्रियांशु यदि समझा जाए तो मतलब ये एक ऐसी सूचना होती है जो बिना जानबूझ के, मतलब हमारे पास उस सूचना के प्रति ज्ञान नहीं है और हमने उसे शेयर कर दिया, जाने अनजाने में हाँ, शेयर कर दिया। दूसरा होता है डिसइंफॉर्मेशन, जब हम जानबूझ के नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उस इंफॉर्मेशन को साझा कर देते हैं और जैसे आज के दौर में फेक न्यूज और अन्य चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, और नुकसान पहुंचाना ही उसका मकसद है। और तीसरा होता है जो माल इन्फॉर्मेशन, उसका सीधा तात्पर्य ये है कि किसी की निजी जानकारी को साझा करना नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। तो ये 3 टर्म्स तो हैं ही, लेकिन एक कानूनी जो कहा जाए बंधन है, सरकारों ने भी शुरुआत में नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती गई सरकारों ने भी उसके लिए कठिन कानून बनाए हैं। जी, इन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ये जो कठिन कानून बनाए गए हैं। और आज के दौर में जैसे रोटी कपड़ा मकान कहा जाता था, जीवन जीने के लिए 3 प्रमुख चीजें होनी चाहिए, आज उसमें एक और चीज आप जोड़ लीजिए, वो है मोबाइल फोन, हमारा डिजिटल डिवाइस, और उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी होती क्या है? जी बिल्कुल। डिजिटल लिटरेसी मतलब साक्षरता। साक्षरता पर हमारी आपकी पहली बात हुई कि हमारे देश में साक्षरता का पैमाना क्या है। लेकिन मोबाइल प्रियांशु, शायद मैं यदि अपना ही उदाहरण लूँ, मेरी दादी थी 60 साल 70 साल की उम्र जब थी उनकी, और ये मोबाइल का उन्होंने दर्शन किया, तो शायद वो काखा गाघा भी, वो मतलब अक्षर ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो बेहतर ढंग से फ़ोन उठा लेती थी, बात कर लेती थी। और आज के दौर में आप देखेंगे कि 3 साल का बच्चा भी वो कार्टून लगा लेता है और बाकायदा उसको समझता है। हाँ, वॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उससे। तो एक तरीके से आप समझिए कि उसको सीख जाना और उसको समझ के सीख जाना, मतलब थ्योरी विथ प्रैक्टिकल और एक प्रैक्टिकल। तो हमारे देश में प्रैक्टिकली हम ज़्यादा साक्षर हैं, लेकिन थ्योरी हमारे पास कुछ है ही नहीं। आप अभी जाके पूछें, और एक वाकया आपको बताता हूँ। अभी बीते दिन एक बड़ा वाकया हुआ कि सीधी जिले के मझौली का एक लड़का था जिसकी उम्र महज 16 से 18 साल के बीच था। वो लड़का मैहर में शारदा माता का मंदिर है, आप जानते होंगे, बड़ा प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ है। और उस मंदिर का उसने किसी AI के ऐप से एक ब्लास्ट वीडियो बना लिया कि वहाँ पे ब्लास्ट होता है, लोग भागते हैं चिल्ला के। सोचिए कि
उस लड़के ने महज एक मजाक के तौर पे या उसने सीखने के जी। तौर पे या फिर कुछ भी, अब क्या मनोभाव थे, हालांकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया उस बात को कि उसका मकसद क्या था। और समझा भी जा सकता है कि एक 18 साल का या 17 साल का बच्चा क्या मकसद लेके किया होगा उसने। उसमें बड़ा वो वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा, लोगों की भावनाएं आहत हुई, पुलिस ने बयान जारी किया, कलेक्टर ने बयान जारी किया, इवन अपराध पंजीबद्ध करके मझौली से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कल्पना करिए प्रियांशु जी की एक फोन क्या क्या कर सकता क्या है। क्या कर सकता है। तो यही साक्षरता, देखिए साक्षरता को लोग ये समझते हैं कि ये हमें नौकरी के लिए हमें पढ़ाई कराई जा रही है, जबकि जीवन जीने के लिए भी पढ़ना जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि डिजिटल साक्षर होना अपने आप को सुरक्षित करना है आज के बिल्कुल दौर में। बिल्कुल। चाहे देखिए हमारा काम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन कानून के विषय में जानना। यदि किसी की आप हत्या करते हो तो आपके ऊपर कौन सी धाराएं लगेंगी और आपको क्या सजा मिलेगी, ये हमारा कानून तय करता है। चलिए तब अब ये जो कानून है इसी पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सन 2000 में आईटी एक्ट आया, क्योंकि उस दौर में डिजिटली हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे थे। भारत में कंप्यूटर भी धीरे धीरे तेजी से विकास के क्रम में था। और आज जो हम दौर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें, इंटरनेट का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है, जो उसकी शुरुआत का दौर हम मान सकते हैं 2000 को। और वहाँ पे फिर आईटी एक्ट 2000 आया, जिसमें उस समय डिजिटल साक्ष्य को भी हम मान सकते थे, कानूनी मान्यता दी गई। और डिजिटल सिग्नेचर भी वहाँ से इजाद में आया और हम लोगों ने उस पर बातचीत भी की है पहले भी, और उस पर बातचीत आगे भी करेंगे कि क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम उस आईटी एक्ट को समझते हैं कि आखिर क्या क्या था उसमें, विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल। मैं प्रियांशु, उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हाथ में मोबाइल एक जिम्मेदारी है, मजाक नहीं है। क्योंकि उसमें जो 5G कनेक्शन है वो आपको उस तरीके से विश्व भर में ले जा सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल को मजाक मत समझिएगा, मोबाइल आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो मैं आपको अब कानूनी ज्ञान जो है, जब डिजिटल ज्ञान की बात आती है तो दूसरा भाग है कानूनी ज्ञान। और कानूनी ज्ञान में आप समझिए कि आईटी एक्ट 2000 आया और उसमें पहली धारा जिसका उल्लेख है, धारा 43 जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना यदि पाया जाता है तो इसमें इसको थोड़ा और यदि विस्तार से हम समझते हैं तो इस अपराध की जो प्रकृति है, अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, डेटा डाउनलोड करता है या वायरस डालता है, तो इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है। यह एक सिविल अपराध है, इसमें जेल नहीं होती, लेकिन अपराधी को, पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेशन, मुआवजा देना पड़ता है, जो करोड़ों में भी हो सकता है। और आपको समझा देता हूं मैं आम भाषा में, जैसे कि किसी के सॉफ्टवेयर में मालवेयर डाल देना और उसके तहत उसमें घुस के और उसकी निजता का हनन करना। जी बिल्कुल। तो ये जो है ये इस अपराध के धारा 43 के अंतर्गत आता है। और जो एक धारा है 67, जो काफी जगह पे बातचीत की जाती है, और उसके बाद फिर हम 66 और हैकिंग वगैरह की भी बात करेंगे, लेकिन जो सामान्य तौर पे अभी है उस पे भी हम बात कर लेते हैं। हम धारा 67 पे बात करते हैं। जी, धारा 66 जो धारा है बेहद सेंसिटिव धारा मानी जाती है, और ये हैकिंग और कंप्यूटर संबंधी अपराध पर जो है, इस पर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। इसमें पूरी तरीके से यदि इसको आप और अच्छे से समझे तो कंप्यूटर के साथ कोई भी बेईमानी या धोखाधड़ी करना, जैसे हैकिंग, आपके कंप्यूटर को कोई हैक करता है जिसकी शिकायत आप उपयुक्त फोरम में करते हैं, और 66 के तहत जो है इस अपराध में 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों आपको सजा के तौर पर दिया जा सकता है। चलिए एक और कॉमन सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आज के दौर में जैसे बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो आमतौर पे बहुत कम दामों में लोगों को मिल जाती हैं, और सामान्यतः वो चोरी की डिवाइसेस होती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है, उससे कैसे बच सकते हैं? और एक जो डिजिटल साक्षरता की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसे समझना कितना जरूरी है? बेहद जरूरी है प्रियांशु, क्योंकि ये दौर, डिजिटल युग बिल्कुल अब अपने चरम पे जाने वाला है। एआई का ज़माना आ गया है, और क्या क्या कुछ होने वाला है वो तो आने वाला वक्त जो उसके सामने आता जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं, एआई पे भी एक विस्तृत चर्चा आने वाली है, तो उसके लिए आप ट्यून करके रखिएगा हमारे इस चैनल को। जी तो पहले हम बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे आपने बेहद जरूरी आपने बात किया, क्या है, लोगों की जो छोटी छोटी लालचें होती है कि 10,000 का फ़ोन 5 में मिल जाए, 50,000 का फ़ोन 10,000 में मिल जाए,
एक तरीके से जो लालच है इंसान को, कहते हैं ना कि एक जाल में फंसाती जाती है। तो यही अगली धारा की मैं बात और बता रहा हूँ। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे चोरी के फोन कुछ गैर गैर चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे विस्तार में जाया जाए तो कुछ ऐसी गतिविधियां जो जो अवैध है जो अवैध हैं और बहुत विस्तृत तरीके से देश की सुरक्षा का भी हनन करती हैं। उनमें भी कुछ आपराधिक मामले हो गए, कुछ आप ऐसे आतंकवादी से जुड़े मामले देख सकते हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सेंसिटिव है, इसको जान लेते हैं आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 66B ये जो धारा है इसी के लिए बनाई गई है कि यदि आप चोरी का मोबाइल खरीद रहे हैं या कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो आप सजा के तौर पर आपको 66B का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जो इसकी अहम बात है, इसमें सजा का जो प्रावधान है 3 साल तक की जेल है और लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना है। आप समझिए कि ये सजा गंभीर सजा है। इसमें दोनों सजा के रूप में दिए जा सकते हैं, 3 साल की सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों भुगतान देने पड़ सकते हैं यदि आपके ऊपर सिद्ध होता है कि जानबूझकर आपने चोरी के मोबाइल को खरीदा है। और ये बेहद जरूरी है कि आज के दौर में युवा बेहतर मोबाइल दिखाना चाहता है, आईफोन और बहुत सारे महंगे महंगे 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं। सबको लगता है कि हमारे पास एक अच्छा ऐसा फ़ोन हो कि हम भी दिखा सकें, हम भी उपयोग कर सकें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक लालच उनको सलाखों के पीछे भी भेज सकती है और उनके कैरियर को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। चलिए, एक और मामला जो काफ़ी ज़्यादा डोमेन में आता है, पब्लिक डोमेन में आता है, किसी का पासवर्ड चुरा लेते हैं कई लोग, और कहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं उनकी भी चोरी हो जाती है, डिजिटल सिग्नेचर की, और उसे कहीं और पे यूज किया जाता है। उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल प्रियांशु, ये 66C धारा जो है IT एक्ट की, इसमें ये सीधा सीधा प्रावधान है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान चोरी करके इस्तेमाल करना। मतलब आप एक तरीके से इसको थोड़ा और सरल भाषा में आप समझें, फेसबुक तो लगभग सभी चलाते हैं, व्हाट्सएप बहुत लोग चलाते हैं, और व्हाट्सएप और फेसबुक में पहचान चोरी करके किसी से कोई भी ऐसी गतिविधि जो अवैध गतिविधि है और वो यदि साबित होती है तो 66C के अंतर्गत वो अपराध पंजीबद्ध होता है। फेसबुक पे आप देखे होंगे कि कोई XYZ के नाम से आईडी बना लेता है, फोटो किसी दूसरे की यूज कर रहा है, आइडेंटिटी दूसरे की यूज कर रहा है, और वो आदमी वास्तव में है। और बहुत लोग इस समय देखे होंगे प्रियांशु की इस समय लोगों के फेसबुक के मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप कैसे हैं, और फिर उन्हीं के निजी फ्रेंड्स की एक कॉपी आईडी बनाई जाती है हैक करके और उनसे पैसे मांगे जाते हैं। फिर वही आमतौर पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी तो मैंने कई ऐसी स्थितियां देखी हैं कि पुलिस खुद इसका शिकार हुई है और कई SP और कलेक्टर ने ये अपील की है कि मेरी फर्जी आईडी है और इस पर कृपया किसी को पैसे ना दे। तो मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस भी और हमारा कानून अभी उतना सशक्त नहीं है कि हम ऐसे लोगों को तत्काल चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेज पाए। लेकिन एक बड़ी चुनौती है कि यदि हमारे आपके अंदर जानकारी है तो कम से कम उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एक कार्यवाही के रूप में हम थाने तो जा सकते हैं। तो जी प्रियांशु। अच्छा, तो इस पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, ये थोड़ा सा विषय से हटके हो सकता है लेकिन विषय के अनुरूप ही इसको मान सकते हैं। इस समय जो डिजिटल अरेस्ट का मामला बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आया और काफी लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो अधिकारी थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी इसके शिकार हुए। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है डिजिटल अरेस्ट का, या फिर ये पूरी तरह से फेक चीजें हैं? आप लोगों को अच्छे से जागरूक कर सकते हैं, आप उसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल है प्रियांशु आपका। क्या है, आज का दौर, इसीलिए बार बार हम डिजिटल साक्षरता की बात करते हैं, डिजिटल ज्ञान की बात करते हैं कि आपके हाथ में वो एटम बम, बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एटम बम जब बनाया गया था तो एक सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि हमारा वातावरण, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, कोई हमला करेगा तो हम उसके ऊपर फेंक के अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। वही लगभग स्थिति यहाँ है, लेकिन ये आपके हाथ में है और आपकी एक छोटी सी गलती वो एटम बम को फाड़ सकती है और आप सहित बहुत सारे लोगों को नुकसानदायी हो सकती है। बात जब डिजिटल अरेस्ट की कर रहे हैं तो कई ऐसे वाकया, चाहे रीवा की बात करें, हमारे सामने भी आए, रिपोर्टिंग के दौरान हमने उनको कवरेज भी किया है। तो लोगों को कुछ इस तरीके से वो टारगेट करते हैं, ढूंढते हैं। पहले तो एक शिकार ढूंढा जाता है
और उस शिकार को लेकर जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। वो अभी हम साइबर हाइजीन के बारे में जब बात करेंगे तब भी इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन तो करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं ये धोखाधड़ी में आती हैं। धोखाधड़ी को लेकर के आईटी एक्ट में क्या कुछ प्रावधान है उस पे आप जी बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 66D जो एक धारा है, जी ये पहचान बदल कर धोखाधड़ी करने की एक है कि मतलब वो रहते नहीं है पुलिस वाले, लेकिन वो पुलिस का ड्रेस पहनेंगे, अपने आप को कहीं का पुलिस साबित करेंगे और उसके बाद जो है सामने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे और उससे उसके एवज में जो है एक्सटॉर्शन मनी जो है वसूलने का करोड़ों काम। की बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक जाल है। देखिए, फिशिंग उसी को कहते हैं कि एक जब मछली पकड़ने के लिए आदमी कांटा डालता है तो यदि मछली फंस गई तो वो ऊपर खींचेगी, वो तो फिर देखिए वो और जाल में घुसता ही जाता है। तो मैं अगले अपराध की, जैसे आपने कहा, तो उसकी थोड़ा और बता दूं कि इसमें 66D जो है पहचान बदल कर धोखाधड़ी करना है। इसमें जो है कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके खुद को कोई और बताकर लोगों के साथ ठगी करना, ये 66D के अंतर्गत आता है और इसमें 3 साल की सजा है, जेल है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अच्छा, चलिए एक और बात कर लेते हैं। निजता इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तमाम जगह पे लोग देखते हैं। तो जब हम डिजिटली कहीं पे जाते हैं तो हमारी निजता का हनन होना तो तय ही माना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और अगर कोई जानबूझ के निजता का हनन कर रहा है, हमारी कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं उनको कहीं पे फैला रहा है या फिर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए आईटी एक्ट में कौन कौन सी धाराएं हैं और क्या कुछ उसके लिए सजा का प्रावधान है? जी बिल्कुल प्रियांशु, ये 66E निजता का उल्लंघन, ये एक महत्वपूर्ण धारा है जो निजता के उल्लंघन पर ही मतलब लगाई जाती है। और इसमें जो है किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर उसकी सहमति के बिना यदि कोई खींचता है या प्रकाशित करता है या शेयर करता है तो उसके ऊपर अपराध जो है 66E धारा के तहत पंजीबद्ध होता है और इसमें 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपयों तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। चलिए एक टर्म और सामने आता है डिजिटल आतंकवाद का। जी बिल्कुल। जिसके बहुत सारे व्यापक और दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं और कई जगह पे वो लोग वीपीएन लगा के और चीज़ों के माध्यम से हमारी जो देश की अखंडता है, संप्रभुता है, उसको खंडित करने का, अराजकता फैलाने का काम आतंकियों द्वारा किया जाता है डिजिटली रूप से। क्योंकि जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इवॉल्व हो रही है और उसका यूज हमारे ऊपर हो रहा है। तो इस पे बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए हमारे आईटी एक्ट में कौन सा प्रावधान है, क्या कुछ सजा है? निश्चित तौर पर प्रियांशु, ये बेहद जरूरी है। देखिए, कहना है ना कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का गायन करते हैं, जनगण मन अधिनायक का गायन करते हैं, तो हमारे साथ जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस देश की एकता संप्रभुता का जो है हम अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को कानून के दायरे में लाने के लिए कि जो इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता, घर का वो बच्चा होता है ना जो थोड़ा बिगड़ाया स्वभाव का होता है, उसके लिए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। 66F साइबर आतंकवाद पर ये जो है ये धारा का उपयोग किया जाता है और इसमें सीधे सीधे लिखा गया है इस अपराध का जो प्रकृति क्या है कि ऐसा कोई काम करना जिससे भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा हो या आतंक फैलाने के इरादे से कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया गया हो। तो इसमें जो है सीधे सीधे आप समझिए बेहद गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साइबर अटैक्स अब हो रहे हैं। मतलब अगर ये देखा जाए आने वाले समय में लोग युद्ध इससे नहीं, मिसाइलों और बंदूकों से नहीं, शायद साइबर तरीके से, साइबर अटैक से बहुत जगह पे अटैक्स होते हैं तो उससे होगा। और चलिए अब आगे जान लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इसको मानता हूँ। फोन की उपलब्धता आज सबके पास है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, और उसके लिए बहुत कम समय में इस समय ये समस्या देखी जा रही है कि 14-15 साल के, 13 साल के बच्चे हैं, बहुत पहले मैच्योर हो जा रहे हैं। उनको वो चीज़ें जो किताबों में पढ़नी चाहिए थी नहीं पता थी, उनको पता है। और कहीं ना कहीं अश्लीलता बहुत व्यापक स्तर पे फैल रहा है। चाहे आप रील्स की बात कर लें, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे फैल रही। इसके लिए हमारे आईटी एक्ट ने किस प्रकार से इसको रोकने के लिए कानून बनाए हैं और क्या कुछ इसमें सजा का प्रावधान है? जी बिल्कुल प्रियांशु, ये बेहद जिम्मेदारी भरे तौर से हम बताना भी चाहते हैं और आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि समाज एक बाउंड्री के अंदर है
और उस बाउंड्री को लांघने की इजाज़त ना समाज देता है, ना हमें आपको हमारा घर हमारा परिवार देता है। तो धारा 67 की मैं बात कर रहा हूँ IT एक्ट की, इसमें जो है साफ तौर पर लिखा गया है कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, इसकी प्रकृति पर लिखा गया है कि इंटरनेट पर ऐसी सामग्री डालना जो अश्लील हो। अश्लील का मतलब आप समझ सकते हैं, जो मर्यादाओं को तोड़ने वाला, उसमें अभद्र विषय वस्तु, भाषा, हाँ, गाली वगैरह, इसको भी हम इसके गाली, अंतर्गत रख सकते हैं। नग्नता, और एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसे सभ्य समाज स्वीकार योग्य नहीं करता, वो अश्लीलता की श्रेणी में आता है। इसकी सबसे बड़ी, आप इसका अपराध पर सजा जानकर शायद आपको, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, हम ये नहीं कह सकते कि सबको नहीं मालूम है, लेकिन जिसको मालूम नहीं होगा वो थोड़ा चौंकेगा, क्योंकि इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपयों का जुर्माना है। आप फिर से सुनिएगा, पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपयों का जुर्माना है, और दूसरी बार पकड़े जाने पर अश्लील सामग्री प्रसारण के मामले में 5 साल की जेल और 10 लाख रुपयों का जुर्माना है। तो ये गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिस पर बड़ी सजा का प्रावधान हिमांशु जी। अब इस पे थोड़ा और विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो धारा 67 है, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, 67, इसमें 2 क्लॉज है, ए और बी, और पहले ए को जान लेते हैं, फिर बी पे भी हम लोग प्रकाश डालते हैं। धारा 67A जो है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल, धारा 67A, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि मर्यादा तोड़ने का जो है, तो हम जो हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है, तो पहला है कामुक सामग्री प्रकाशित करना, 67A, इंटरनेट पर ऐसी सामग्री डालना जिसमें यौन कृत्य, सेक्सुअल एक्सप्लेटेड एक्ट जो है दिखाया गया हो, उसे आप जो है नहीं डाल सकते, और यदि ये अपराध आप पर पाया जाता है तो आपको सजा के तौर पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बार में 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। मतलब गंभीर अपराध की, बार बार मैं बता रहा हूँ, गंभीर अपराध की श्रेणी में इसे रखा गया है। जैसे 7 साल की सजा से, क्योंकि प्रियांशु आपको बता दूं, हाईकोर्ट का ये एक डायरेक्शन है कि 7 साल से अधिक की सजा वाले जो प्रकृति के अपराध वो हैं, वो गंभीर अपराध के तौर पर माना जाता है, और उसमें गिरफ्तारियां जो है अनिवार्य होती है। तो इस तरीके का एक अपराध है ये 67। ये पोर्नोग्राफी वगैरह जो चीजें वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। जी, अब इसका जो दूसरा क्लॉज है, 67B, उस पे भी बात कर लेते हैं। बी जो है 67B, इसमें बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर जो है ये अपराध की प्रकृति पर ये काम करता है। इसमें जो है बच्चों को यौन कृत्यों में दिखाते हुए कोई सामग्री बनाना, देखना या शेयर करना। इसमें जो सजा है, पहली बार में 5 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना, और दूसरी बार में 7 साल की जेल और 10 लाख जुर्माना है। तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर अपराध है प्रियांशु, और आज जाने अनजाने में, पता नहीं, कहते हैं ना, डिजिटल ज्ञान न होने के चलते लोग क्या शेयर कर रहे हैं। अभी एक वाकया आपको बताता हूँ, एक बड़ी महिला पत्रकार हैं, उन्हें शायद कोर्ट के द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना दिया गया। उन्होंने ट्विटर में क्या किया कि एक पोस्ट को लाइक कर दिया, और ये माना गया, उन्हें जब डिफॉर्मेशन का केस शूट किया गया, उनको पार्टी बनाया गया, तो ये कहा गया कि आपने लाइक किया है, मतलब वो आप सहमति दे रही हैं उस पोस्ट को, कि वो पोस्ट जो है आप चाहे कर रहे हो, अनुरूप है, हाँ, आप उसे पसंद कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं आगे बढ़ाने की। उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। यदि आप, कोर्ट ने कहा ये बात कि आपके 10 लाख फॉलोवर हैं, मतलब आप जिस पोस्ट को लाइक करते हो, तो वो आपका जो ऑडियंस है वो यही मानता है कि ये बिल्कुल सही होगा, या उसकी प्रकृति आपके अनुरूप है। फिर उन्हें फाइनली 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा इस बात को लेकर, डिफॉर्मेशन को, कि एक गलत खबर को उन्होंने थम दिया था। तो हमने जो लाइक करना, हार्ट देना, किसी में आंसू बहा देना, किसी पे इमोजीज का जो आज चलन है हिमांशु, आपने प्रियांशु देखा होगा कि लगातार जो है लोग मतलब कुछ भी कर रहे हैं कि ठीक है भाई, खाली वायरल होने के लिए कुछ भी नहीं आजकल हो तो रहा है। देखने वाला, ठीक है, वायरल होने वाला तो अपराधी है ही, वो तो गलत कंटेंट बना ही रहा है। हम मतलब किसी पोस्ट को सिर्फ ऐसे ही लाइक कर देते हैं कि बस चलो ठीक है, खिसकाया, अच्छा लगा, लाइक कर दिया, मगर उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, कुछ गलत ऐसी विचारधारा तो नहीं है जिसे हम लाइक कर रहे हैं, तो आप भी सह आरोपी बनने के दायरे में आ जाते हैं। ये मेरा कहना था। आप अपराध को और आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल,
और एक मौन सहमति है, वहाँ हाँ। आपका राइट देना, उसको लाइक करना, मतलब ये एक तरीके का ये है कि आप उसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब जब इतनी सारी धाराओं की हम लोगों ने बात कर ली, अब इससे बचाव के लिए क्या कुछ चीजें हैं जो डिजिटल हाइजीन के अंतर्गत आता है? जैसे हम अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे ही डिजिटल हाइजीन भी बहुत आवश्यक है। ये भी आपके स्वास्थ्य पे व्यापक प्रभाव डालता है। डिजिटल हाइजीन क्या है, डिजिटल स्वच्छता क्या है, इस पे बातचीत जी कर लेते हैं। बिल्कुल प्रियांशु, मगर ये बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आईटी एक्ट की दो जी। बिंदुओं पर बता दूं कि धारा 66A एक धारा जो बनाई गई थी उसे रद्द की गई 2015 में, और ये आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तारी तक का इसमें जो है रखा गया था कि इसमें गिरफ्तार किया जाएगा उस शख्स को जो आपत्तिजनक पोस्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में इस धारा को असंवैधानिक करार दिया गया। अब इसके तहत जो है पुलिस गिरफ्तारी ये नहीं कर पाती। राइट टू स्पीच के हाँ। उसमें आ रहा था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो हम लोगों की होती तो है। उस जो गंभीर अपराध के रूप में हम 66A को जानते थे वो उसे जो है रद्द किया गया। और दूसरी मैं आपको बता दूं थोड़ा शॉर्ट में, आप समझिएगा, यदि ये यहाँ तक आप हम लोगों को देख रहे हैं तो ये आप जानिएगा कि जमानत किन धाराओं में इसमें मिलती है और किन धाराओं में नहीं मिलती है। तो आईटी एक्ट की ज़्यादातर अपराध जैसे धारा 66, 66C, 66D जमानती या बेलेबल होते हैं, यानी थाने से इनको जमानत मिल सकती है। लेकिन धारा 67A, 67B, 66F जैसे गंभीर अपराध जो हैं इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। इसमें यानी कि पुलिस नॉन आपको अवेलेबल हाँ। ये चीजें होती हैं। और चलिए, अब फिर इसको हम लोगों ने जान लिया, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा है कि डिजिटली हम अपने आप को हाइजीनिक कैसे रखें, डिजिटल स्वच्छ कैसे रखें, इस पे बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम सुबह उठते हैं प्रियांशु और ब्रश करते हैं दांतों को साफ रखने के लिए, और कुछ कहते हैं ना फ्रूट्स खाइएगा तो पेट आपका अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आपको भी फ़ोन का विशेष ध्यान रखना है कि उस फ़ोन में अच्छी अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें ना हों, जिससे आप ना दूसरों को दिखा सकते हैं ना दूसरे उसे देखें तो आपके बारे में अच्छी बात करें। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ठीक है, गलतियाँ हो गई तो उन्हें सुधारा जाए, क्योंकि जब हम इतने अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ के लिए, अभी तो हम उस दौड़ में, एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे थे कि हमारे पास 3G था, 2G आया, 2G से 4G, 4G से 5G, अब फटाफट हमारा डाउनलोड होता है, अपलोड होता है। लेकिन आप प्रियांशु, मुझे लगता है जितना मैं समझ पाया हूँ एआई को, जी। एआई जितना ही बड़ा हमारे लिए मददगार है उतना ही बड़ा हमारा दुश्मन भी है ना? कहते हैं ना उसके कि दो पहलू है, एक तो नकारात्मक बिल्कुल, सकारात्मक। आप किसको आत्मसात करते तो हैं, ये आपके ऊपर। डिजिटल हाइजीन ये है कि आपको अपना डेटा जो बेहद संवेदनशील डेटा है उसे फ़ोन से दूर रखिए, बिल्कुल दूर रखिए अपने किसी भी ऐसे डिवाइस से जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आपके उस संबंधित डेटा को जो है कोई ना कोई देख रहा है। आपका फ़ोन जो है, जब आप प्रियांशु हम बात करते हैं तो जितने भी ऐप आपने इंस्टॉल किए हैं सबने आपसे पहले ही परमिशन ले ली है, आपके स्टोरेज की, माइक तक की परमिशन है माइक उन तक सबके की पास। परमिशन ले ली, इवन कैमरे की परमिशन है उनके पास कि हम फ़ोन बंद करके रखते हैं और वो चाहें तो वहाँ से हमारा कैमरे का को चालू Access। करके वो हमें देख सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। लोकेशन का भी हमने दिया हुआ है, लोकेशन भी बड़े आराम से वो हमें जान सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से हमारा कहना है कि बहुत बेहद ज़रूरी जो एप्लीकेशन है उन्हीं को रखें फ़ोन में। फालतू के एप्लीकेशन जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है, जब कभी भी आप ऐप स्टोर या कहा जाए कि अपने सिस्टम के लिए किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जैसे हम कपड़ों को खरीदते हैं या भोजन को जब देखते हैं कि खाने जाते हैं तो साफ़ सुथरी जगह में बन रहा है कि नहीं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं कि नहीं, कि भाई फटा तो नहीं दे दिया, पुराना तो नहीं दे दिया। इसी तरीके से आपको ऐप की पहले एक तरीके की सर्वे। हाँ, गूगल प्ले प्रोटेक्शन भी उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईफोन के लिए अलग सिस्टम है। और खास तौर पे एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे कभी कभी हम कुछ चीज़ों को फ्री में पाने के लिए एपीके वर्जन्स वगैरह जो यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल करता है और आपका जो पर्सनल डेटा है उसको इफेक्ट करता है, वो बेचता है उसको।
क्योंकि अगर आप देखिए सामान्य तौर पे कि कोई एक एप्लीकेशन है जो आपको ये कह रहा है कि हम आपको मुफ्त में पिक्चरें दिखाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, तो वहां से तो वो पैसा नहीं कमा रहा है, उस पे जो विज्ञापन चल रहे हैं उससे तो नहीं कमा रहा है। लेकिन जब आप अलाउ करते हैं उस पे, तो आपका पूरा डेटा उसके पास रहता है जिसे बेच करके वो अपना इनकम जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पे ये प्रभाव डालता है। जी निश्चित तौर पर हिमांशु, आज कहते हैं ना कि पहले जब मोबाइल आया तो खुशी से लोग झूम उठे। पैसे मतलब फोन पे यूज करना आज बच्चे को हाथ का खेल हो गया है। सबको लगता था कि फोन पे हाँ अरे यार बहुत बढ़िया है, बैंक नहीं जाना पड़ता है, पैसे आ जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। लेकिन आप समझिए कि जब किसी की जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक छोटी सी गलती के चलते फोन पे होने की वजह से उस फोन पे से पूरा पैसा उसका चला जाता है, कल्पना करिए आप उस घर की हालत क्या होगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, साइबर हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। ऐप लोड करने से पहले 4 बार उसको चेक करें कि उसकी रेटिंग क्या है, कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं, ये भी आपको देखना है। नीचे रिव्यू में जाना है, रिव्यू पढ़िए कि इसको लेकर लोगों ने क्या अपने रिव्यूज़ दिए हैं। क्योंकि यदि आपने उन रिव्यूज़ को नहीं देखा है और यदि किसी ने, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए अच्छा ही कहा जाएगा और बुरे के लिए बुरा कहा जाएगा, तो हम रिव्यू में यदि देखते हैं कि इसके लोगों ने गलत लिख रहे हैं इसके बारे में, तो आप कम से कम उस ऐप को डाउनलोड करने से बचें। हमारा सीधा कहना है कि थोड़ा कम काम करेंगे, सुरक्षित रहने के लिए अपने आप को, अपनी अकल का इस्तेमाल करना ही करना है। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आज तस्वीरों की वो दुर्दशा हिमांशु अपने प्रियांशु हो हिसाब रही से है। उसको मैनिपुलेट करके आप बिल्कुल। कहीं पे हैं, आपको कहीं और जोड़ दिया जाएगा। हाँ। और डीप फेक बहुत ज्यादा चीजें, और आप यहाँ पे बैठे बैठे गूगल जेमिनाई, और क्योंकि हमारे पास बिल्कुल, कोई बिल्कुल। उतना बेहतर कानून अभी नहीं आ पाया एआई को लेकर के, ये एक बड़ी चुनौती है। और निश्चित तौर पर सरकारें भी, देखिए सरकार भी हम ही लोग चुन के भेजते हैं, हमारे ही अंग है। कोई ऐसा है नहीं कि उनको भगवान ने अलग तरीके से बना के बैठा रखा है कि वो हमसे पहले ज़्यादा अपडेट हो जाएंगे। तो ये जरूरी ये है कि सरकारों की जिम्मेदारी से पहले खुद को जिम्मेदार बनाना है। सरकार तो नियम कायदे बनाएगी ही, लेकिन अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को आपको समझना पड़ेगा कि हम फेसबुक में अपनी फोटो डाल रहे हैं, अपनी जैसे जिसकी शादी हो गई तो पति पत्नी ये सोच के डालते हैं कि भाई हमने डाल दी अपनी तस्वीरें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो डिजिटल साइबर हाइजीन की जो बात कर रहा हूँ उसमें वो भी आती है कि पति पत्नी की तस्वीर को किस लेवल में जो है उस तस्वीर का उपयोग हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके बच्चे की तस्वीर का उपयोग किस तरीके से हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इंटरनेट का एक काला पक्ष भी है, बिल्कुल, जिस पे हम लोग एक और चर्चा करेंगे जल्दी। इसमें मतलब ये शॉर्ट में, अब प्रियांशु ने ये बात साइबर हाइजीन की, मैंने ये कहा कि यदि आपकी आवाज़ से आपका बच्चा बात कर रहा है और आपने उस वीडियो को डाल दिया है, तो आपके बच्चे की वॉइस को क्लोन कर लिया जाएगा और उसी आवाज़ में आपको फ़ोन लगा दिया जाएगा कि आपका बच्चे को मैंने किडनैप किया है और लो अपने बच्चे से बात करो, और वो पूरा एआई जनरेटेड होगा और आप डर के मारे वो कुछ कर जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। अभी हाल फिलहाल का केस था जहाँ पे एक पिता को उसके पुत्र की आवाज में फोन किया गया कि ये किसी ऐसे असंवैधानिक कार्य में संलिप्त पाया गया है और यहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया है, और वहां पे फिर उसके लिए पैसे मांगे गए और उसके बाद उनके साथ जो भी साइबर फ्रॉड जो था वो अंजाम दिया गया। बाद में ये खबर प्रकाश में आई, तो उसके बाद ये भी विचार हम लोग आज करने के लिए बैठे हैं कि हाँ, ऐसी चीजें भी, वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आज आसानी से उपलब्ध है। आप फोन से वॉइस क्लोन कर सकते हैं एआई के द्वारा, और जैसे बनाया तो जाता है तो एक सकारात्मक पहलू उसका होता है। हम उसके लिए बनाते हैं कि इसका कुछ बेहतर उपयोग कर सकें। वो जो हमारे पुराने लेजेंड लोग थे, एक इसका इतना अच्छा पहलू है कि देखिए हम उनकी आवाज में नए गाने सुन पा रहे हैं जो कभी नहीं थे और बहुत महान सिंगर थे। और दूसरा कि हम उनकी आवाज को मैनिपुलेट करके कुछ ऐसे गैर संवैधानिक कार्य हैं, क्राइम है, उनके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये दो पहलू उसके हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, आपके पास जीमेल का यदि अकाउंट है तो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करें। ये सबसे जरूरी है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जीमेल से आप समझिए पूरी दुनिया आपकी जीमेल है। जीमेल में आपकी फोटोज भी हैं, जीमेल में आपका डेटा भी है, उसी में कॉन्टेक्ट लिस्ट भी है, स्टोरेज तक का पूरा हिसाब किताब उसी जीमेल में होता है। तो जीमेल अकाउंट गया मतलब आपका पूरा डेटा गया। तो एक तरीके से आप समझिए कि जीमेल के अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। एक तो पासवर्ड से होता है, दूसरा आपके मोबाइल नंबर से होता है, जिसमें OTP के माध्यम से वो दूसरी बार आप अपने मेल आईडी पर प्रवेश कर सकते हैं। मतलब यदि आपने पासवर्ड डाला,
फिर वो आपसे OTP मांगेगा, फिर उसको डालने के बाद ही आप चाहे खुद हो या कोई दूसरा हो, यूज़र हो, वो आपके आईडी में तभी प्रवेश कर पाएगा। तो इस तरीके से मतलब कुल मिला के अपने आप को डिजिटली साक्षर रखिए, साइबर हाइजीन मेंटेन करिए, तस्वीरें वही डालिए। मेरा ये निवेदन है। देखो प्रियांशु, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं AI के खतरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जितना समझ पा रहा हूँ, तस्वीरों का मिसयूज शायद और शायद ऐसा होगा आने वाले कुछ साल 2 सालों में कि शायद युवा एक अलग से माहौल में जा सकता है। कुछ भी जो वर्चुअल दुनिया आज हम लोग देख रहे हैं, जिसपे बहुत सारे युवा संलिप्त हैं, वो निश्चित तौर पे और विस्तारित होगा और उसका व्यापक प्रभाव भौतिक समाज जो है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जब ज्ञान की बात आती है तो कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज़ चोरी हो सकती है। पैसा चोरी हो जाएगा, मकान चोरी हो सकता है, कोई दूसरा आपसे लूट ले जाएगा, कपड़े भी जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो आपको चुरा नहीं सकता उस ज्ञान को कोई, क्योंकि वो आपको समृद्ध बनाएगा, मजबूत बनाएगा और खुद के लिए एक कहा जाए मजबूती प्रदान करेगा। प्रियांशु, तो आप देख रहे थे चर्चा, हमारे साथ